एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता, पिता दयाराम और माँ गौरी के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत साधारण था। गांव के किनारे उनका एक छोटा सा घर था, जिसके सामने फूलों और सब्जियों का एक छोटा बगीचा था। घर से थोड़ी दूर उनका छोटा सा खेत था और उसी खेत के पास एक पुराना तालाब था, जो उनके परिवार की सबसे कीमती संपत्ति माना जाता था। रमेश के पिता दयाराम पूरे गांव में अपनी ईमानदारी, दयालुता और अच्छे स्वभाव के लिए मशहूर थे। गांव का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनका सम्मान न करता हो। दयाराम हमेशा लोगों की मदद करते थे। किसी के घर अनाज की कमी हो, किसी को पैसों की जरूरत हो या किसी का झगड़ा सुलझाना हो, सबसे पहले लोग दयाराम के पास ही आते थे। रमेश भी अपने पिता की इज्जत देखकर खुश होता था, लेकिन कभी कभी उसके मन में यह सवाल उठता था कि इतनी ईमानदारी के बावजूद उनका परिवार अब भी साधारण जीवन क्यों जी रहा है। पिताजी, पूरे गांव में आपकी इतनी इज्जत है, लेकिन हमारे पास आज भी सिर्फ ये छोटा सा घर, छोटा खेत और तालाब ही है। क्या ईमानदारी से इंसान अमीर नहीं बन सकता? बेटा, ईमानदारी से कमाया हुआ छोटा धन भी उस बड़े धन से बेहतर होता है जो किसी का हक छीनकर कमाया जाए। याद रखना, ईश्वर देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो उम्मीद से ज्यादा देते हैं। एक शाम रमेश अपने पिता दयाराम के साथ घर के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था और दूर खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। कुछ देर चुप रहने के बाद रमेश बोला, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? हमारे पास छोटा सा खेत है, छोटा सा घर है। अगर हम तालाब बेच दें तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। उन पैसों से हम और जमीन खरीद सकते हैं, अपना घर भी बड़ा बना सकते हैं। बेटा, तुम इस तालाब को सिर्फ एक तालाब समझते हो, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारे दादाजी की सबसे बड़ी निशानी है। मैं इसे कभी नहीं बेच सकता। ऐसा क्या है इस तालाब में पिताजी? ये बात बहुत साल पुरानी है। तब मैं छोटा था। उस साल हमारे गांव में भयानक सूखा पड़ा था। खेत सूख गए थे, कुओं में पानी नहीं था और लोगों के घरों में खाने तक की कमी हो गई थी। पूरे गांव में निराशा छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक दिन तुम्हारे दादाजी फावड़ा उठाकर खेत में चले गए और एक जगह मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ पिताजी? गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। कोई कहता था कि इतनी गर्मी में मिट्टी खोदने से क्या होगा, तो कोई उन्हें पागल कहता था। लेकिन तुम्हारे दादाजी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह रोज सुबह से शाम तक फावड़ा चलाते रहे। धीरे धीरे एक छोटा गड्ढा बड़ा होता गया। कई दिनों की मेहनत के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। लोगों को फिर भी समझ नहीं आया कि वह क्या करना चाहते हैं। कुछ महीनों बाद बारिश का मौसम आया। उस साल खूब बारिश हुई और वह बड़ा गड्ढा पानी से भर गया। देखते ही देखते वह एक तालाब बन गया। अगले साल फिर से गांव में पानी की कमी हुई, लेकिन इस बार लोगों के पास सहारा था। पूरे गांव ने इसी तालाब का पानी इस्तेमाल किया। पशुओं की प्यास बुझी, खेतों को पानी मिला और न जाने कितने परिवारों का गुजारा हुआ। जिन लोगों ने तुम्हारे दादाजी का मजाक उड़ाया था, वही लोग बाद में उनका धन्यवाद करने आए थे। उस दिन तुम्हारे दादाजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, जिसे मैं आज तक नहीं भूला। क्या सिखाया था उन्होंने? बताइए ना पिताजी। उन्होंने कहा था, मुसीबत आने पर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, वही भविष्य बदल देता है। बेटा, यह तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है। यह तुम्हारे दादाजी की मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और उनकी सीख की निशानी है। इसलिए मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस तालाब की असली कीमत और इसके पीछे दादाजी की मेहनत को समझ ही नहीं पाया था। अब मैं कभी भी इसे बेचने की बात नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं कि इस तालाब की देखभाल करूंगा और इसकी विरासत को हमेशा संभाल कर रखूंगा। दयाराम मुस्कुरा दिए
लेकिन समय जैसे एक नई परीक्षा लेकर खड़ा था। उस साल गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सूरज की तपिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। खेतों की मिट्टी फटने लगी थी। पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर रहे थे। गांव के कुएं धीरे धीरे खाली हो रहे थे। फिर पूरे गांव में भीषण सूखा पड़ गया। बारिश का एक भी बादल आसमान में दिखाई नहीं देता था। रमेश की फसल सूख गई। गांव के किसान परेशान होने लगे। सबसे दुखद बात यह थी कि वर्षों से गांव को सहारा देने वाला वह तालाब भी धीरे धीरे सूखने लगा। दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब तालाब का अधिकांश पानी खत्म हो गया। उसकी सूखी तलहटी दिखाई देने लगी। दयाराम रोज तालाब को देखते और चिंतित हो जाते। उन्हें अपने पिता की मेहनत याद आती। जिस तालाब ने कभी पूरे गांव को बचाया था, उसे इस हालत में देखकर उनका दिल टूट जाता। धीरे धीरे चिंता का असर उनकी सेहत पर पड़ने लगा। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। कमजोरी बढ़ गई और वह पहले की तरह काम भी नहीं कर पाते थे। गौरी और सुनीता उनकी देखभाल करने लगी, जबकि रमेश खेत और घर दोनों संभालने की कोशिश कर रहा था। सूखा लगातार बढ़ता जा रहा था। गांव के लोग पहले ही परेशान थे और अब दयाराम की बिगड़ती तबीयत ने रमेश की चिंता और बढ़ा दी थी। गांव के वैद्य और छोटे डॉक्टरों से दयाराम का इलाज कराया गया, लेकिन उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन उनकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। एक रात दयाराम की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। रमेश, अब हमें कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। तुम्हारे पिता की तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अगर हमने देर की तो परेशानी और बढ़ सकती है। हाँ, मुझे भी लगता है कि अब इन्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाना चाहिए। गांव की दवाइयों और छोटे इलाज से काम नहीं चलेगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इन्हें अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। रमेश जानता था कि शहर ले जाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी, लेकिन अपने पिता की जान से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था। अगली सुबह वह गांव के साहूकार के पास पहुंचा। गांव का साहूकार बहुत लालची आदमी था। वह लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बदनाम था। कहो रमेश, आज कैसे आना हुआ? तुम काफी परेशान और चिंतित लग रहे हो। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? साहूकार जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना है। इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए आपकी मदद लेने आया हूं। पैसे तो मिल जाएंगे रमेश, लेकिन बदले में क्या दोगे? बिना किसी गारंटी के मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। तुम्हें कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। अगर यही शर्त है तो मैं अपना खेत गिरवी रख देता हूं। इस समय मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पिताजी का इलाज है। उनकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। ये कागज तैयार हैं, बस इन पर अपना अंगूठा लगा दो। उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है साहूकार जी, मैं इन कागजों पर अंगूठा लगा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पिताजी के ठीक होते ही मैं मेहनत करके आपका सारा पैसा लौटा दूंगा और अपना खेत वापस ले लूंगा। रमेश ने बिना देर किए कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसे सिर्फ अपने पिता की चिंता थी। पैसे मिलते ही वह दयाराम को लेकर शहर के बड़े अस्पताल पहुंचा। कई जांचों के बाद डॉक्टर ने रमेश को अपने कमरे में बुलाया। मरीज की हालत गंभीर है। उनकी बीमारी काफी बढ़ चुकी है और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। आने वाले कुछ दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? पिताजी की हालत इतनी खराब कैसे हो गई? कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि उन्हें क्या बीमारी है। इनके दोनों गुर्दों में से एक लगभग काम करना बंद कर चुका है और दूसरा भी बहुत कमजोर हो गया है। इलाज तुरंत शुरू करना होगा। क्या ये ठीक हो जाएंगे? इलाज संभव है, लेकिन इसमें काफी खर्च आएगा। दवाइयां, जांचें और आगे की प्रक्रिया के लिए बहुत पैसे लगेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने खेत गिरवी रखकर जो पैसे जुटाए थे वे इलाज शुरू करने के लिए तो काफी थे, लेकिन पूरे इलाज के लिए नहीं। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। दयाराम का इलाज शुरू हो गया। कुछ दिन तक अस्पताल में सब ठीक चलता रहा।
दवाइयां दी जाने लगीं, जांचें होती रहीं और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी करते रहे। लेकिन धीरे धीरे रमेश के पास मौजूद पैसे खत्म होने लगे। एक दिन अस्पताल के कर्मचारी ने उसे बिल थमाया। बिल देखकर रमेश की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि इलाज लंबे समय तक चल सके। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ मेरे पिता की जिंदगी है, जिन्होंने मुझे बचपन से संभाला, हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, और दूसरी तरफ मेरी सारी जमा पूंजी, मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी पूरी संपत्ति। अगर मैं सब कुछ बेच दूं तो शायद मैं और गरीब हो जाऊंगा, लेकिन अगर अपने पिता को खो दिया तो ये कमी मैं जिंदगी भर कभी पूरी नहीं कर पाऊंगा। धन दौलत तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। चाहे मुझे अपनी हर चीज क्यों ना बेचनी पड़े, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। अगली सुबह उसने एक कठिन फैसला लिया। वह दयाराम को अस्पताल में छोड़कर गांव लौट आया। सीधे साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार उसे देखकर मुस्कुराया। क्या बात है रमेश, खेत गिरवी रखने के बाद फिर से पैसे चाहिए? लगता है तुम्हारी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई। आखिर अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? हाँ साहूकार जी, मुझे और पैसों की जरूरत है। पिताजी के इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? खेत तो पहले ही गिरवी रख चुके हो। आखिर इस बार बदले में क्या दोगे? मेरा घर। अब मेरे पास यही एक चीज बची है जिसे मैं गिरवी रख सकता हूँ। क्या तुम अपना घर भी गिरवी रखने को तैयार हो? सोच लो रमेश, ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर मेरे पिता की जान बच सकती है तो मैं सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। मेरे लिए उनके जीवन से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। साहूकार तुरंत भीतर गया और कागज लेकर आया। रमेश ने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। अब उसका खेत भी गिरवी था और घर भी। पैसे लेकर वह तुरंत शहर के लिए निकल पड़ा। शहर के अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलने के बाद दयाराम की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टरों की दवाइयां असर करने लगी थीं। पहले जो दयाराम बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे, अब थोड़ा बहुत चलने लगे थे। एक दिन डॉक्टर ने रमेश को बुलाया। अब मरीज की हालत पहले से काफी बेहतर है। इलाज अभी जारी रहेगा, लेकिन अब खतरा पहले जितना नहीं है। यह सुनकर रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह तुरंत अपने पिता के पास गया। पिताजी, डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी तबीयत सुधर रही है। आपकी रिपोर्ट पहले से बेहतर आई है और अब खतरा भी काफी कम हो गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा। उसकी कृपा और तुम्हारी मेहनत की वजह से ही मैं आज पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उसी शाम रमेश ने एक फैसला लिया। माँ, सुनीता, आप दोनों गांव वापस चली जाइए। अस्पताल में मैं पिताजी के साथ मैं रुकूंगा। आप लोग घर संभालिए। गौरी और सुनीता पहले तो तैयार नहीं हुई, लेकिन रमेश के समझाने पर मान गईं। अगली सुबह दोनों गांव के लिए रवाना हो गईं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद जब वे गांव पहुंची तो दूर से ही अपने घर के सामने कुछ लोगों की भीड़ देखकर चौंक गईं। घर के दरवाजे पर साहूकार खड़ा था। उसके साथ उसके 2 आदमी भी थे। गौरी और सुनीता तेजी से आगे बढ़ी। ये क्या हो रहा है? तुम लोग हमारे घर के बाहर क्यों खड़े हो? आखिर बात क्या है? और ये घर तुम्हारा नहीं है। कागजों के हिसाब से इस पर अब तुम्हारा कोई हक नहीं बचा। कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा घर है। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा घर था, अब नहीं है। अब ये सब कुछ मेरे कब्जे में आ चुका है। रमेश ने घर गिरवी रखा था, बेचा नहीं था। तुम सच को बदल नहीं सकते। ये घर अभी भी हमारा ही है। इन कागजों को देख लो। तुम्हारे बेटे ने इन कागजों पर अंगूठा लगाया था।
इनमें साफ लिखा है कि उसने अपना घर और खेत मुझे बेच दिए हैं। ये झूठ है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे हमारा घर हमेशा के लिए चला जाए। सच और झूठ अदालत में तय होगा। अभी तो कागज मेरे पास हैं और उनमें जो लिखा है वही माना जाएगा। शोर सुनकर गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब जानते थे कि रमेश ने अपने पिता के इलाज के लिए पैसे लिए थे, लेकिन जब साहूकार ने कागज सबके सामने दिखाए तो कोई कुछ नहीं कह पाया। कागजों पर रमेश का अंगूठा साफ दिखाई दे रहा था। गांव वाले मन ही मन समझ रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। अब ये घर और खेत मेरे हैं। कागजों के अनुसार इन पर मेरा अधिकार है, इसलिए तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। ये अन्याय है। तुम हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। मुझे कानून मत सिखाओ। कागज मेरे पास हैं और वही सबसे बड़ा सबूत है। जो लिखा है वही होगा। यह कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने गौरी और सुनीता का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। गांव वाले यह सब देखते रहे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ देर बाद गौरी और सुनीता अपने ही घर के बाहर खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। जिस घर में उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी, आज उसी घर में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। उस रात माँ और बहू ने गांव के एक दयालु किसान के छोटे से खाली गोदाम में शरण ली। जैसे ही रमेश को सारी बात पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साहूकार उसकी मजबूरी का इतना बड़ा फायदा उठा सकता है। अगले ही दिन उसने अस्पताल में डॉक्टरों से बात की और खुद गांव के लिए निकल पड़ा। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही बात घूम रही थी। मैंने तो घर और खेत गिरवी रखे थे, फिर ये बेचने वाले कागज कहां से आ गए? गांव पहुंचते ही वह सीधे अपने घर की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर के दरवाजे पर नया ताला लगा हुआ था। आंगन में साहूकार के आदमी बैठे हुए थे। रमेश का खून खौल उठा। उसी समय साहूकार भी वहां आ गया। साहूकार, ये सब क्या है? मैंने अपना घर और खेत गिरवी रखे थे, बेचे नहीं थे। तुम ये कैसे कह सकते हो कि अब उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? आवाज नीची रखो रमेश। चिल्लाने और गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। अब ये घर मेरा है और कागज भी यही कहते हैं। तुम्हें ये बात पसंद आए या नहीं, लेकिन सच यही है कि कानून उन्हीं दस्तावेजों को मानेगा जो मेरे पास है। इसलिए बेकार में हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने धोखे से कागज बदल दिए हैं। मैंने कभी अपना घर और खेत बेचने की बात नहीं की थी। ये बात साबित कर सकते हो। मेरे पास पूरे कागज हैं और उन पर तुम्हारा अंगूठा भी लगा हुआ है। गांव के लोग भी ये सब देख चुके हैं। मैंने भरोसा किया था तुम पर। उस समय मेरे पिता अस्पताल में थे और मैं उनकी जान बचाने के लिए हर तरफ से परेशान था। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। दुनिया भरोसे से नहीं, कागजों से चलती है। जो लिखा हुआ है वही सच माना जाता है। भावनाओं और बातों की यहां कोई कीमत नहीं होती। ईश्वर से डरो साहूकार। किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी कोई खुश नहीं रहा। आज भले ही तुम्हें अपनी जीत दिखाई दे रही हो, लेकिन एक दिन तुम्हें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। मुझे भाषण मत दो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। इसलिए अब कोई भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी सच क्यों ना बोलो। रमेश की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन वह जानता था कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, 15 दिन। हाँ, 15 दिनों के भीतर अपनी मां और पत्नी के रहने का दूसरा इंतजाम कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें इस घर के आसपास भी नहीं देखना चाहता। यह कहकर साहूकार वहां से चला गया। रमेश काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने
अपना बचपन घूम रहा था। यही घर था जहां वह बड़ा हुआ था, यही आंगन था जहां उसके दादाजी बैठा करते थे। अब सब कुछ उसके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा था। शाम को वह उस छोटे से गोदाम में पहुंचा जहां गौरी और सुनीता रह रही थी। गौरी ने बेटे को देखते ही उसकी ओर देखा। बेटा, कुछ बात बनी? क्या साहूकार ने हमारी बात मानी या फिर कोई रास्ता निकल पाया? नहीं माँ, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। साहूकार क्या कह रहा था? क्या उसने हमें थोड़ा और समय देने की बात की? उसने हमें 15 दिन का समय दिया है। उसके बाद हमें ये जगह भी छोड़नी होगी और फिर हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं बचेगा। हम कहाँ जाएंगे बेटा? इस उम्र में नया घर और नई जिंदगी शुरू करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, ना खेत रहे, ना घर, और ना ही कोई ऐसा सहारा दिख रहा है जिससे हमारी परेशानी कम हो सके। जब तक मैं जिंदा हूँ, आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद टूट चुका था। उस रात उसे बिल्कुल नींद नहीं आई। वह देर रात तक घर के बाहर बैठा रहा। एक तरफ अस्पताल में पिता का इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ घर और खेत हाथ से निकल चुके थे। जेब में बहुत कम पैसे बचे थे और अब सिर पर 15 दिनों की मोहलत थी। रमेश आसमान की ओर देखने लगा। उसे अचानक अपने दादाजी की बात याद आई। मुसीबत आने पर हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी मेहनत करना नहीं छोड़ता, वही भविष्य बदल देता है। दादाजी, अगर सच में आपकी सीख मेरे साथ है तो मुझे कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपकी दी हुई सीख और आशीर्वाद मुझे इस मुश्किल समय से बाहर निकलने की ताकत देंगे। अगले कई दिनों तक रमेश लगातार सोचता रहा। उसके पास न खेत बचा था, न घर। जो कुछ था वह भी साहूकार के कब्जे में जा चुका था। एक शाम वह सूखे पड़े तालाब के किनारे बैठा था। उसकी नजर तालाब की सूखी जमीन पर गई। अचानक उसके मन में एक विचार आया। जब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं बची, तो क्यों ना यही घर बनाया जाए। ये जमीन तो अभी भी हमारी है। दादाजी की निशानी भी हमारे पास रहेगी और सिर छुपाने के लिए एक छत भी मिल जाएगी। बेटा, तालाब के बीच घर? क्या सच में हम वहां रहने वाले हैं? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। माँ, अभी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब तक हमारी हालात नहीं सुधर जाती, हमें वहीं रहना होगा। कम से कम हमारी सिर पर छत तो होगी। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही है तो हम तुम्हारे साथ हैं। मुश्किल समय में हम सब मिलकर हर परेशानी का सामना करेंगे। अगले ही दिन रमेश काम में जुट गया। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता। गांव के कुछ अच्छे लोगों ने भी उसकी मदद की। कोई ईंट दे गया, कोई लकड़ी, तो कोई मजदूरी में हाथ बटाने लगा। एक दिन जब वह घर की नींव के लिए मिट्टी खोद रहा था, तभी उसके फावड़े से किसी कठोर चीज की आवाज आई। रमेश ने झुककर मिट्टी हटाई। उसे जमीन के नीचे एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सावधानी से डिब्बा बाहर निकाला। डिब्बे के अंदर एक पुराना कागज रखा था। कागज काफी पुराना हो चुका था, लेकिन उस पर लिखी लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। रमेश ने कागज खोला। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखें फैल गईं। वह पत्र उसके दादाजी का था। पत्र में लिखा था, अगर ये पत्र मेरे परिवार के किसी सदस्य के हाथ लगे तो समझ लेना कि समय ने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली है। इस तालाब को मैंने केवल पानी के लिए नहीं बनाया था। वर्षों पहले मुझे यहाँ खुदाई के दौरान कुछ पुराने सोने के सिक्के मिले थे। मैंने उन्हें किसी को नहीं बताया। मैंने उस धन को तालाब के नीचे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। मैं चाहता था कि यह धन केवल तब निकाला जाए जब मेरे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आए। पत्र के पीछे बने निशान को ध्यान से देखना, वही तुम्हें उस जगह तक पहुंचाएगा जहां खजाना छिपा है। रमेश के हाथ कांपने लगे। उसने पत्र को पलटा। पीछे एक छोटा सा नक्शा बना हुआ था। नक्शे में तालाब के बीच एक खास जगह पर निशान लगाया गया था।
उस रात रमेश को नींद नहीं आई। अगली सुबह वह उसी जगह पहुंचा और खुदाई शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद उसके फावड़े से एक बड़ी लकड़ी की संदूक टकराई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक बाहर निकाली और उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के पुराने बर्तन, कुछ कीमती गहने और कई मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। रमेश कुछ देर तक संदूक को देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दादाजी, आपने हमारी मुसीबत के दिनों के लिए सचमुच सब सोच रखा था। आज समझ में आ रहा है कि आपकी दूरदर्शिता कितनी बड़ी थी। जब सब रास्ते बंद हो गए तब भी आपका बनाया हुआ ये तालाब हमारे काम आ गया। लेकिन रमेश ने एक बात तय कर ली। वह इस खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसने सोचा, सबसे पहले मैं ये बात पिताजी को बताऊंगा। ये उनके पिता की अमानत है। सबसे पहले जानने का हक भी उन्हीं का है। उसने खजाने को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। फिर उसी धन का थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल करके घर का निर्माण पूरा कराया। कुछ ही दिनों में तालाब के बीच एक सुंदर और मजबूत घर बनकर तैयार हो गया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद खूबसूरत था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो सूखे तालाब के बीच कोई नया सपना खड़ा हो गया हो। जब गौरी और सुनीता ने घर देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर आईं। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी मुसीबत में भी हम फिर से अपना घर बना पाएंगे। जब सब कुछ छिन गया था तब तो मुझे लगा था कि अब हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। ये घर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें सुकून है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक साथ हैं और यही किसी भी बड़े घर से ज्यादा कीमती है। कुछ दिनों बाद वे सब उसी नए घर में रहने लगे। गांव वाले भी उस घर को देखकर हैरान थे। सब यही सोचते थे कि बिना खेत और पुराने घर के रमेश ने इतना सुंदर घर कैसे बना लिया। लेकिन किसी को भी तालाब के नीचे मिले खजाने के बारे में कुछ पता नहीं था। उधर शहर के अस्पताल में दयाराम की तबीयत लगातार सुधर रही थी। रमेश हर दिन एक ही बात सोचता था, जिस दिन पिताजी पूरी तरह ठीक होकर घर लौटेंगे, सबसे पहले मैं उन्हें दादाजी का पत्र और वो खजाना दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि ये देखकर उन्हें बहुत खुशी होगी और वे दादाजी की दूरदर्शिता पर गर्व महसूस करेंगे। तालाब के बीच बना रमेश का नया घर अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। जो भी उसे देखता हैरान रह जाता। सबसे ज्यादा हैरान साहूकार था। एक दिन वह तालाब के किनारे खड़ा होकर उस घर को देख रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था। जिस आदमी के पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, जिसने अपना खेत और घर मेरे पास गिरवी रख दिया था, वो अचानक इतना सुंदर घर कैसे बना सकता है? दिन बीतते गए, लेकिन साहूकार का शक कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। जरूर कोई ना कोई बात है। बिना धन के ये सब संभव नहीं है। मुझे यकीन है कि इनके पास कोई ऐसा राज या सहारा है जिसके बल पर ये फिर से खड़े हो गए हैं। उसने अपने आदमियों को रमेश पर नजर रखने के लिए लगा दिया। कई दिनों तक वे चुपचाप रमेश की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। एक रात साहूकार का एक आदमी तालाब के पास छिपा हुआ था। उसने देखा कि रमेश घर के बाहर बैठा एक पुराना पत्र पढ़ रहा है। पत्र पढ़ने के बाद उसने उसे बहुत सावधानी से एक डिब्बे में रख दिया। अगले दिन वह आदमी दौड़ता हुआ साहूकार के पास पहुंचा। मालिक, मुझे लगता है कि रमेश के पास कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, वरना इतनी मुश्किलों के बाद भी वो इतनी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। कैसा राज? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो सबसे छिपा कर रख रहा है? वो रोज एक पुराना पत्र पढ़ता है, उसे बड़ी संभाल कर रखता है, जैसे उसमें कोई बहुत बड़ी बात लिखी हो। मैंने उसे कई बार उस पत्र को ध्यान से पढ़ते हुए देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो? हाँ, जरूर ऐसा ही है। नहीं तो एक गरीब आदमी इतनी जल्दी इतना सुंदर घर नहीं बना सकता। अगर रहस्य तालाब में छिपा है तो वो तालाब भी मुझे अपने नाम करना होगा। उसने मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। उधर शहर के अस्पताल में दयाराम की तबीयत लगातार सुधर रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। रमेश अपने पिता को लेकर गांव लौटा।
जब दयाराम ने तालाब के बीच बना नया घर देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हालात चाहे कितने भी कठिन रहे हों, लेकिन तुमने हमेशा धैर्य और साहस के साथ उनका सामना किया। उस रात भोजन के बाद रमेश अपने पिता को घर के अंदर ले गया। फिर उसने एक पुराना पत्र निकालकर उनके हाथ में रख दिया। पिताजी, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। ये पत्र मुझे दादाजी की पुरानी चीजों में मिला था। मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात लिखी है जो हमें जाननी चाहिए। ये तो तुम्हारे दादाजी की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छी तरह पहचानता हूँ। आखिर इतने सालों बाद उनका ये पत्र हमारे सामने कैसे आया? रमेश ने उन्हें तालाब में खुदाई के दौरान पत्र मिलने से लेकर खजाना मिलने तक की पूरी कहानी बता दी। इसके बाद उसने वह संदूक भी दिखा दिया जिसमें सोने के सिक्के, गहने और कीमती सामान रखा था। दयाराम कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। तुम्हारे दादाजी सचमुच बहुत दूर की सोचते थे। उन्हें शायद पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन उनका परिवार किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए उन्होंने हर कदम इतनी समझदारी और दूरदर्शिता के साथ उठाया था। पिताजी, अगर ये खजाना नहीं मिलता तो शायद हम अपना घर भी नहीं बना पाते। इतने कठिन समय में यही हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण बनकर आया है। बेटा, ईश्वर ने हमें यह धन किसी कारण से दिया है, लेकिन याद रखना, यह धन सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है। इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। फिर और किसके लिए पिताजी? आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? पूरे गांव के लिए। जिस गांव ने हमें सम्मान दिया, जिस गांव में तुम्हारे दादाजी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करते हुए बिताई, उस गांव का भी इस धन पर अधिकार है। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया पिताजी। दादाजी की सीख भी यही थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। पहले हम अपनी जरूरतें पूरी करेंगे, फिर इस धन से गांव की भलाई करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे तुम्हारे दादाजी का नाम हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद रखा जाए। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ साहूकार तालाब को हथियाने की योजना बना चुका था। कुछ दिनों तक इधर उधर भाग दौड़ करने के बाद उसने कुछ नकली कागज तैयार करवा ली। उन कागजों में दिखाया गया था कि जिस जमीन को रमेश ने बेचा था उसमें तालाब भी शामिल था। एक सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि साहूकार ने पंचायत बुलवाई है। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। रमेश, दयाराम, गौरी और सुनीता भी वहां पहुंच गए। पंचायत के सामने साहूकार बड़े आत्मविश्वास से खड़ा था। पंचों, तालाब तो खेत की ही जमीन है, इसीलिए ये तालाब अब मेरा है। मेरे पास इसके पूरे कागज हैं और उन पर रमेश का अंगूठा भी लगा हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार पूरी तरह से वैध है। रमेश के घर, खेत और तालाब तीनों पर मेरा अधिकार है। कागजों के अनुसार ये सारी संपत्ति अब मेरी है, इसलिए इस मामले में कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। मैं इस गांव में 50 साल से रह रहा हूँ। ये तालाब कभी खेत का हिस्सा नहीं था। मैं बचपन से इसे अलग पहचान के रूप में देखता आया हूँ। जब ये तालाब बना था तब मैं जवान था। पूरे गांव ने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने इसे अलग से तैयार करवाया था और इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अगर ये तालाब खेत का हिस्सा होता तो हम सबको पता होता। पूरे गांव को इसकी कहानी मालूम है, इसलिए कोई भी इस बात को सच नहीं मान सकता। बिल्कुल सही। ये तालाब तो रमेश के दादाजी ने अपने हाथों से खुदवाया था। इसकी कहानी गांव का बच्चा बच्चा जानता है। पंच भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहूकार के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे लग रहा था कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है। अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनसे तो यही लगता है कि तालाब पर तुम्हारा दावा कमजोर है। गांव के कई लोगों की गवाही और पुरानी जानकारी तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करती।
फिलहाल जो तथ्य हमारे सामने हैं, उनसे ये साबित नहीं होता कि तालाब पर तुम्हारा अधिकार है। इसलिए इस मामले में और सावधानी से फैसला करना होगा। साहूकार के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि तालाब को अपने नाम करना अब आसान नहीं होगा। लेकिन तभी उसके मन में एक और चाल आई। उसने सोचा, अगर मैं तालाब नहीं ले सकता तो रमेश और दयाराम को पूरे गांव की नजरों में गिरा सकता हूं। जब लोग उन पर शक करने लगेंगे तब उनका सम्मान अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप सब लोग रमेश और उसके परिवार का पक्ष ले रहे हैं। आप सब लोग रमेश के परिवार को ईमानदार समझते हैं ना? तो फिर ये भी सुन लीजिए कि इन लोगों ने पूरे गांव से एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाया है। तालाब के नीचे खजाना छिपा हुआ था, सोने के सिक्कों और कीमती सामान से भरा खजाना। रमेश को वो खजाना मिल चुका है, तभी तो उसने इतना सुंदर घर बना लिया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। पंचायत में जब साहूकार ने सोने के सिक्कों और खजाने की बात सबके सामने बताई तो उसे पूरा विश्वास था कि अब गांव वाले रमेश और दयाराम से नाराज हो जाएंगे। अब बताइए पंचो, क्या ये बात पूरे गांव से छिपाई नहीं गई? क्या ये ईमानदारी है? लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत चौपाल में बैठे कई ग्रामीण मुस्कुराने लगे। साहूकार हैरान होकर सबको देखने लगा। तभी गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए। साहूकार, तुमने ये बात बताकर कोई नया रहस्य नहीं खोला है। हमें उन सोने के सिक्कों के बारे में पहले से पता है। कुछ दिन पहले रमेश ने हमें सारी सच्चाई बता दी थी। उसने ये भी बताया था कि वो धन उसे उसके दादाजी की अमानत के रूप में मिला है। और ये भी बताया था कि उस धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा था कि ये धन लोगों की मदद और गांव के विकास में लगाया जाएगा। दयाराम ने खुद हमसे कहा था कि गांव की भलाई में ही उस खजाने का असली सम्मान है। उनका मानना था कि यदि इस धन से लोगों का भला हो, तभी दादाजी की मेहनत और उनकी सीख का सही सम्मान होगा। अब साहूकार के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। अब चौपाल में लोगों का गुस्सा साहूकार की तरफ मुड़ चुका था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दयाराम जैसे ईमानदार परिवार को बदनाम करने चले थे। पूरे गांव ने उनकी सच्चाई और मेहनत देखी है, फिर भी तुम उन पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो। पहले घर और खेत के कागजों में धोखा किया और अब तालाब पर कब्जा करना चाहते हो। तुम्हारी हरकतों ने साफ कर दिया है कि तुम्हारा मकसद सिर्फ दूसरों की संपत्ति हड़पना है, न्याय पाना नहीं। तुम्हारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। पूरे गांव के सामने तुमने एक सम्मानित परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है और हमें यह भी पता चला है कि किस तरह से तुमने रमेश से धोखे से पेपर अपने नाम कराए हैं। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। साहूकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन खूब बारिश हुई। जिस तालाब ने लंबे समय तक सूखे की मार झेली थी, वह फिर से पानी से भरने लगा। तालाब के बीच बना उनका घर अब पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगा। नीले पानी में घर का प्रतिबिंब ऐसा लगता था मानो किसी चित्रकार ने प्रकृति की गोद में एक सुंदर तस्वीर बना दी हो। एक शाम दयाराम तालाब के किनारे खड़े होकर वह दृश्य देख रहे थे। तुम्हारे दादाजी सही कहा करते थे बेटा, मुसीबत हमेशा नहीं रहती। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक न एक दिन उजाला जरूर आता है। जो इंसान कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारता, धैर्य बनाए रखता है और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसके जीवन में अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं। भगवान देर जरूर करता है, लेकिन न्याय अवश्य करता है। अगर आपने और दादाजी ने मुझे हिम्मत का रास्ता नहीं दिखाया होता तो शायद मैं बहुत पहले ही टूट जाता। जब हर तरफ से मुश्किलें थीं और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तब आपकी सीख ने ही मुझे संभाले रखा। आपके भरोसे और दादाजी के आदर्शों ने मुझे हर परेशानी का सामना करने की ताकत दी, वरना मैं शायद हार मान चुका होता। ईमानदारी, धैर्य और कठिन समय में न हार मानने वाला व्यक्ति अंत में जरूर सफल होता है। लालच कुछ समय के लिए जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन सच्चाई
और अच्छे कर्म अंत में हमेशा जीतते हैं। मुसीबतें इंसान की परीक्षा लेती हैं, लेकिन सच्चाई, धैर्य और मेहनत उसे मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, उसका नाम और सम्मान समय के साथ और भी ऊंचा हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए।